ऐसे शख्स के मुखालिफ बन बैठे, आप ऐसे शख्स के मुखालिफ बन बैठे जो लोग कहते हैं कि पूरा नवादा में उनका तूती बोलता है। उसके नाम से कोई खड़ा होने की ताकत होता तो डील होता, बड़ा डील होता बिजनेसमैन जैसे हुमायूं कबीर ने किया। बताए तो अगर डील होना होता तो नुकसान का बिजनेस क्यों करते, सही फायदे का बिजनेस करते। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉक विद सद्दाम और आज हमारे गेस्ट हैं जनाब समीम मंसूरी उर्फ कल्लू कबाड़ी जी। इनका उम्र 44 साल है। धर्म इस्लाम, जाति मंसूरी, पेशा व्यापार और सियासत, विचारधारा गांधीवाद, अंबेडकरवाद, समाजवाद, सेकुलर। राजनीतिक दल आरजेडी के पूर्व प्रदेश सचिव थे। अभी फिलहाल इनका क्या एक्टिविटी है धरातल पे मैं खुद इनसे सवाल करूंगा। फिलहाल ये इनकी डिटेल्स थी और आइए अब मैं इनसे वार्तालाप शुरू करता हूं। समीम मंसूरी जी, टॉक विद सद्दाम शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सवाल तो बहुत तीखा तीखा करेंगे हम, उम्मीद है आप पीछे नहीं हटेंगे और जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा झूठ नहीं बोलेंगे जी। तो आज सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपने सियासत में कदम कब और कैसे रखा? 27 दिसंबर 2018 से हम सियासी तौर से आ गए, क्योंकि सबसे पहला उससे पहले जो मेरा जीवन रहा उस सोशल वर्क के माध्यम से हम अपने बिजनेस करते थे। उसके बाद सोशल वर्क में अपना समाज हित के लिए लगे रहते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जो लोकसभा के चुनाव के बाद 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुई, उस रोज से हम सियासी पॉलिटिकली बन गए, मतलब धरातल पे आ गया सब उस रोज से सामने आ गया। क्योंकि एक परिस्थिति हमारे साथ ऐसी आई कि जो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल, उसको लगा कि हम बहुत बड़े ताकतवर हैं। अच्छा। और अपनी ताकत से एक बिजनेसमैन को कमजोर कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। उस रोज के बाद हम संकल्प लिए कि मजबूर हम नहीं होंगे, आप होंगे, कमजोर आप होंगे और मजबूत हम होंगे। उस रोज से पॉलिटिकल हम मजबूत हो रहे हैं, अपना ग्राफ धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सियासत में आप कदम तब रखे जब देखे कि जो खुद को बहुत बड़े नेता समझ रहे थे नवादा जिला के, उनके अत्याचार की वजह से, उनको दिखलाने के लिए कि आप नहीं रहेंगे, अब नहीं रहेंगे, अब आपके बाद भी कोई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जी बिल्कुल। आप अब तक, दूसरा सवाल आपसे यह है कि अब तक आपने कितने बार और कौन कौन से चुनाव लड़ चुके हैं? मैं पर्सनली एक बार विधान परिषद का चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, एमएलसी का, एमएलसी, हाँ। पर्सनली अगर मैं चुनाव लड़ा हूँ तो विधान परिषद का चुनाव जो सलमान रागिब, अशोक यादव और एक हम भी जी। अच्छा। तो उस चुनाव में वो मेरा फर्स्ट चुनाव था जो नॉमिनेशन कराया और फाइट किया अपने समाज हित के लिए। उम्मीद थी, भरोसा था, लेकिन भरोसे पे लोग नहीं उतर पाए और उस चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम हमारे लिए नहीं रहा, लेकिन एक अच्छा अनुभव जरूर रहा। आप निर्दलीय थे? किसी निर्दलीय थे जी। उसके बाद हम नगर परिषद चेयरमैन के लिए हम फाइट नहीं किए। वो हमारी मोहल्ले के एक विधवा महिला को हम चुनाव फाइट कर समर्थन नहीं दिया उसको बजाते, एक क्योंकि विधवा महिला थी और बहुत ही कमजोर घर से थी, जो बहुत ही कमजोर बताया नहीं जा सकता है। उसको मैंने नॉमिनेशन कराया। नॉमिनेशन कराने के बाद टोटल चुनाव की जो भी उसकी खर्च थी वो मैंने बेयर किया और उस चुनाव में भी 8500 वोट नगर परिषद चेयरमैन में भी मैंने उनको दिलाने में सफल हुआ। उसके बाद आगे 2025 में जब देखे कि नवादा में आरजेडी में तो बने हुए थे, 2025 तक आरजेडी में प्रदेश सचिव थे, लेकिन आरजेडी का जो रवैया मैंने देखा नवादा में कि हमारे 5 विधानसभा में एक हिस्सेदारी तो बनती थी अल्पसंख्यक का, बिल्कुल एक दलित का, तो क्या लगता है कि सब एक ही समाज, एक ही वर्ग को मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम देखें हमारे सिटिंग विधायक मोहम्मद कामरान को टिकट आइन टाइम पर
काट दिया गया। और हम सब कोई भी पॉलिटिकल लोग रहते हैं, संपर्क में रहते हैं एक दूसरे से, संपर्क में थे लोगों से। हम भी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, चुनाव लड़ने की इच्छा हमारी भी थी, लेकिन शायद वहां तक हमारी उतना बोरा रुपया नहीं थी, या उस समाज से नहीं आते थे जो हमको उस मंजिल तक नहीं मिल पाया। तो हमने निर्णय लिया कि कम से कम उस जगह तक टिकट नहीं मिला तो क्या अपनी जो चेहरा, अपनी जो पहचान है, जो मेहनत के, उस दम पे कुछ न कुछ किया जा सकता है। तो नसीमा खातून जो AMIM के प्रत्याशी बनी, उसके साथ मैंने कदम से कदम मिला के उसको चुनाव मैंने लड़ाया, और उनको आप लोगों की दुआ से नवादा में जो मान सम्मान उनको मिला वो भी काबिले तारीफ थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हाउस घर की लेडीज थी, सोशल वर्क में थी, लेकिन उनको मैंने 14,000 वोट नवादा विधानसभा में कलेक्ट कराया। और ये भी मेरी एक दूसरी कामयाबी थी। नगर परिषद में 8500, विधानसभा में 14,000। हम ये जान रहे हैं कि हमारा ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन कोई 46,000 से 30,000 उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो वो नीचे जा रहे हैं। आज हमारी हो सकता है एक बार में कोई सफलता नहीं मिली। जी। अब तक आपने कितने राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा रहे और किस किस पद पर रहे? सबसे पहला हमारी पार्टी का जो ज्वाइन हुई, वो हम पार्टी में प्रदेश महासचिव में मेरा सबसे पहला 2019 में जो नवादा के जो ताकतवर बाहुबली लोग कहलाते हैं, उसके खिलाफ मुझे फोन आया डायरेक्ट। जीतन राम मांझी जी के बेटा संतोष कुमार मांझी का फोन आया, और एक अच्छे मित्र थे हमारे संतोष कुमार मांझी जी। उन्होंने फोन किया कि समीम जी आपको कोई दिक्कत? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली हमको क्रश किया जाता है। तो बोला पॉलिटिकली अगर कोई क्रश कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स में आ ही जाइए, आप पॉलिटिकल का जवाब पॉलिटिकल से ही दे सकते हैं। तो हमने बोला क्या? तो बोले साहब पार्टी हमारी ज्वाइन कर लीजिए। कभी सोचे नहीं थे जिंदगी में, सोशल वर्क में थे, अपने समाज को एकत्रित करने के लिए मंसूरी समाज को पूरे बिहार में जगाओ अभियान में थे, अपने समाज को पूरे बिहार में कम बेसी जगाएं। बोला कि आप ज्वाइन कीजिए। तो हम अपने दल बल के साथ, हजारों समर्थकों के साथ हम गया उनके पार्टी कार्यालय में, उनकी पार्टी को ज्वाइन किया, और हम पार्टी के प्रदेश महासचिव बनाए गए। उसके बाद उनका भी विचारधारा सेम, पहले महागठबंधन के हिस्सा थे, फिर जब 20 में बारी आई तो फिर मांझी जी इंडिया की तरफ चले गए। फिर लगा कि हमारी जमीन गवारा नहीं कर रही है, तो फिर हमने वहां से इस्तीफा दिया, और उसके बाद RJD चुनाव यहाँ लड़ रही थी, जो विभा देवी, उनको चुनाव में समर्थन दिया, और पार्टी के गतिविधि में लगे हुए हैं। तो पार्टी हमको प्रदेश सचिव बने। दो पार्टी के बाद बोलते हैं लोग कि चुनाव, क्योंकि साथ में रह के चुनाव हम लड़ाए समर्थन बन के, तो लोग तो बोलते हैं MIM में, तो MIM के लिए चुनाव लड़े तो बोलेंगे कि MIM में, लेकिन पार्टी का भी कोई सदस्यता में आपकी अहलिया मोहतरमा ने चुनाव लड़ा प्रत्याशी के रूप में, आपने लड़ा? जी हमने। आपने NRC और CA के खिलाफ जो है नवादा दरिया शाहबाग में जो अनिश्चित धरना काल चल रहा था, उसमें अहम रोल निभाया। वजह क्या थी? कौम से मोहब्बत या सियासत में चमकना? कौम से मोहब्बत, क्योंकि उस वक्त तक हमारी पॉलिटिकली बहुत रुझान नहीं थी, और जब हमने अपने नेता, उस वक्त हमारे नेता जीतन राम मांझी जी नवादा में, जब NRC का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में गरमाना शुरू हुआ, पहला तो दिल्ली से शाहीन बाग से शुरू हुई। जब शाहीन बाग की घटना हमने देखा तो लगा कि समाज के हित में कुछ न कुछ कदम उठानी चाहिए। जब इसी दरमियान हमने यहाँ प्रोग्राम लगाया, प्रोग्राम लगाने के बाद हमने पहले रजौली स्टैंड में प्रोग्राम लगाया, जिसको मृगल टोली लोग कहते हैं। वहां जब मैंने प्रोग्राम लगाया तो 11 बजे रात में हमारे नेता जीतन राम मांझी जी का स्टेज वगैरह वहां कबाड़ दिया गया, और फिर वही पॉलिटिकली लोग हमको फिर SP के पास रात में 11 बजे बुलाया
कि आपने ऐसा स्टेज वगैरह कवरवा दिया। हम लोग जी से हमारे ही नेता आने वाले हैं और हम स्टेज बनाने वाले हैं और हम ही स्टेज कवाड़ने वाले हैं। यानी आपके साथ साजिश रची गई? जी जी जी। तो जब बुलाया गया तो वहाँ पे जो हमारे टीम लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने पूरे लोग एसपी के पास गए, बोला सर ये सही नहीं है, जो जो लोग नाम है वो आप उनको बुलाइए, बजाते आपका कैमरा लगा हुआ है। लेकिन सत्ता के जो घमंडिया लोग होते हैं वो हर वक्त कमजोर लोगों को सताने की कोशिश करते हैं। उसी बीच में वहां प्रोग्राम नहीं हो सका रजौली स्टैंड में, फिर हम लोग अपने लोकेशन को चेंज किया और दरिया शाहबाग में हमने अपना प्रोग्राम को अनिश्चित काल के लिए एनआरसी बहुत कामयाब रहा था। एनआरसी सीए का हिंदुस्तान का शाहीन बाग के बाद अगर कहीं मेरा प्रोग्राम पूरे बिहार में अगर मजबूत रहा वो हमारा नवादा में 83 रोज बगैर किसी पॉलिटिकली आदमी को लिए हमने 83 रोज एनआरसी धरना किया और हम अपने 7 महीने के बच्चे के साथ, अपने बीवी के साथ, क्योंकि सबसे पहला कदम निकालना पड़ता है अपने घर का, तभी लोग आपके साथ आएंगे। बिल्कुल। तो पहला कदम हम निकाले, दूसरा कदम अपनी बीवी का निकाले। उस वक्त मेरे पास 7 महीना का बच्चे थे, उस बच्चे को भी लेकर हम पूरे कपकपाती ठंड जाड़ा थी, उस जाड़ा में हम रात दिन सोने का प्रोग्राम नहीं किया और कुछ तकलीफियां भी हुई था, लेकिन कुछ अगर ऐसा महसूस होती थी तो गाड़ी हम अपना वहां पे लगा के रखते थे और उस गाड़ी में जाके घंटा 2 घंटा आराम भी कर लेते थे। उसके बाद 83 रोज चलाया। उस 83 रोज में 9 FIR आपके ऊपर हुआ। उस FIR में बहुत सारे समाज के जो मेरे पीछे पीछे भी लोग थे, उस पर भी FIR हुआ। तो आज तक, अभी तक अपने जितने लोग 4-5 दलित के भी लोग नाम पड़े हुए थे, 4-5 अल्पसंख्यक के नाम भी पड़े हुए थे, जिसमें मौलाना नमान साहब थे और शाहपुर के जो अरशद अफजली का भी नाम था और बहुत सारे नवादा के मुफ्ती अनकुल्ला साहब का नाम था, बहुत सारे अल्पसंख्यक के भी और दलित का भी नाम था, जिसको मैंने केस में जो मदद होनी चाहिए बेचारा लोग को दौड़ने का नौबत नहीं दिया। जो हमसे हो सका वहां तक जाके उनका हर काम करा के यहाँ तक अंजाम दिए। उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिकली हम मजबूत होने लगे। उसके बाद जब भी ऐसे समाज की कोई भी जरूरत पड़ी, सीए, एनआरसी, कोरोना में अपनी जो भी बची हुई जमा पूंजी थी हमारे पास, क्योंकि सब उस वक्त त्राही इमाम हो रहे थे, उस वक्त अपना जो भी बची हुई, क्योंकि उस वक्त पर्याप्त सुविधा जो हमारे पास था, हमारे पास नगद में, वो हमने अपने आम जनता के लिए, क्योंकि वो धरना चल ही रहा था उसके बाद वही फरवरी में कोरोना का हुआ। सबसे पहला हुआ कि धरना जो चालू थी, उसके बाद कोरोना वहाँ सभी जगह लॉकडाउन लग गई थी। एसपी यहाँ दबाव देने लगा कि आप धरना बंद कीजिए, धरना बंद कीजिए। तो धरना जब एसपी दबाव देने के बाद भी हम लोग अपना धरना नहीं बंद किया। हम उनसे एक ही बात बोले, जब तक शाहीन बाग नहीं बंद होगी जब तक हमारी धरना नहीं बंद होगी। तो शाहीन बाग जिस रोज बंद हुई उस रोज हम अपना धरना को समापन किए। उस एनआरसी के बाद कोरोना आई, कोरोना में समाज को धीरे धीरे समस्या समझ में आने लगा, प्रॉब्लम। तो हम अपने समाज के लिए राशन वितरण के लिए जितना संभव हो सका अपने समाज के लिए, अपने आवाम के लिए उतना मैंने किया। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा था, नवादा विधानसभा क्षेत्र से आपकी अहलिया मोहतरमा प्रत्याशी थी, लगभग 14,000 वोट लाई। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको नवादा के मुसलमानों और नवादा विधानसभा अंतर्गत आने वाले मुस्लिम क्षेत्रों में जितने भी आने वाले क्षेत्रों में जितने भी मुस्लिम इलाके हैं, वहां से सही से समर्थन नहीं मिल पाया आपको? ऐसा लगता है? अगर अल्पसंख्यक समाज अगर समर्थन किया होता तो वोट जो आज हमारा 14,000 था, वो 14,000 में 28,000 वोट था। उसका रीजन वोट परसेंटेज कमने का रीजन ये है कि नवादा के जितने भी मदारिस, मस्जिद से बजाते सेकुलर दल लोग कहते हैं कि सेकुलर दल के लोग
बजाते ऑन मीडिया, ऑन कैमरा, नवादा विधानसभा के जितनी भी मस्जिद थी उसमें से 2 जुमा पर्ची बटी एमआईएम के खिलाफ, और हर मदारिस, हर मदरसा से ऐलान किया गया कि एएमआईएम के जो प्रत्याशी वो बी टीम का एजेंडा फैलाया गया, और उस एजेंडे में वो भी नाकामयाब हुए और हम भी नाकामयाब हुए, तीसरा आदमी कामयाब। आपके बारे में बातें चल रही थी कि आप चुनाव किसी को जिताने के लिए लड़ रहे थे, 10 लाख तक का मदद भी उससे मिला जिसे जिताने के लिए आप चुनाव लड़ रहे थे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आज हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इल्जाम पॉलिटिकली लगना कोई बड़ी चीज नहीं है। आज भी हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लोग बी टीवी कहते हैं, जबकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है। ओनली फॉर वन मिनट, इस सवाल पूरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब खाने काबा में कसम खा के बोले कि बी टीम हम नहीं है और हम किसी के सहमति से चुनाव नहीं लड़ते हैं, रह गई अब हमारी बात कि आपने 10 लाख लेके चुनाव लड़ा, तो क्या लगता है 10 लाख हम बांट सकते हैं, 50 लाख खर्च कर सकते हैं, और 10 लाख चंदा के नाम पर कोई हमको क्यों देगा और क्यों लेगा? हम अपने पैसा से चुनाव लड़े और हम अपने पैसा से चुनाव लड़ते रहेंगे। आज अगर इल्जाम लग रही है कि 10 लाख लिया, इल्जाम लगना सियासी में पॉजिटिव माना जाता है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि जब भी ताकतवर लोग, दूसरे पायदान के लोग जब खड़ा होते हैं तो उसको चंद तरह के इल्जाम लोग देते हैं, और देने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रह गए 10 लाख, बिजनेसमैन है हम, खर्च करेंगे 1 करोड़ और लेंगे 10 लाख, ऐसा बिजनेसमैन होता है क्या? वही तो, अगर लेना होता तो 5 करोड़ में डील होती और 1 लाख खर्च करते हैं, अगर 4 करोड़ बचा। अगर डील का बात होता तो डील होता, बड़ा डील होता, बिजनेसमैन जैसे हुमायूं करीब कबीर में किया बताए तो, अगर डील होना होता तो नुकसान का बिजनेस क्यों करते, सही फायदे का बिजनेस करते। आप अब आपसे 2 सवाल करेंगे कीजिए, जो सच्ची घटना बतानी है, समझे? तो आपकी जिंदगी की कोई एक सच्ची घटना बताएं जिससे आप बहुत आहत हुए हो, यानी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि नहीं, ये ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए करके एक सच्ची घटना बताया। जिंदगी में एक सच्चाई घटना आज तक जो है बिजनेस के लिए घटना होते रहती है, जी, लेकिन जो घटना से शुरू हुई हमारी पॉलिटिकली, अच्छा, वो घटना पे आके फिर रुक जाएगी। बोलिए। उस घटना के बाद लगा, मुझे महसूस हुआ कि पॉलिटिकली वो तो हमको इतना दबाव दे दिए कि हम अपने परिवार से दब गए। तुमको नहीं आना है, बोले मेरे माँ है, मेरे बाप है, मेरे बहन है, मेरे भाई हैं, और मेरी जो बिजनेस थे है उस पर यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग थे वो इतना दबाव दिए। जो एक बिल्डिंग मैंने बनाया, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जिसका मदीना कॉम्प्लेक्स नाम है, और उस बिल्डिंग को, क्योंकि पॉलिटिकल लोग थे, उस बिल्डिंग को तोड़ाने के लिए 1 रोज में 7 नोटिस हमको थमाया गया। जब पहले तो मैंने भवन निर्माण में गए कि सर बताइए, आपका विभाग से एक नोटिस है जो मुझे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने एक बात बताया, पूछे उनसे कि सर आप बताइए, जो आप सवाल कर रहे हैं, क्या आपका जो भी सरकारी भवन बनी हुई है, क्या भवन निर्माण का सही प्रोटोकॉल का पालन किए हुए हैं? आप अपना विभाग, सरकारी विभाग का बताइए, कोई आम पब्लिक का भवन बना हुआ नहीं। बोला, एक ही जवाब दिया, बोला दुनिया से मतलब मैं रखो, आपके पास ये नोटिस गया, आप जवाब दो। बोले इसके लिए क्या करना होगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो बोला सीधे डी के पास। तो उन्होंने बहुत मुझे कमजोर किया, और जिंदगी में मेरी पूरी खानदान में अगर एक बार हलाक हो जाता, जिसको कहते हैं मौत हो जाना, तो घटना में, तो मुझे दर्द नहीं होता जितना दर्द उस समय हुआ, क्योंकि हमको टॉर्चर पूरे फैमिली मेंबर से मिलने लगा कि आपने एक आदमी से टकराते और नहीं, ये परिणाम हमको देखने को मिलता। तो हम बोले, भाई लोग बोला कि आप
उससे कंप्रोमाइज करूंगा। हम बोले कंप्रोमाइज तो नहीं करेंगे। कंप्रोमाइज नहीं किया और आज तक अपने हौसले से अपने आम जनता के बीच में जा जाके हमने वो छोटा लकीर खींचे हो तो उससे बड़ा लकीर हम खींचना शुरू कर दिए। वो अपने आप धीरे धीरे डाउन हो गई। यानी कहीं ना कहीं आपके मुखालिफों ने आपको बहुत परेशान, बहुत यहाँ तक के आप बोले हम लोग पूरा खानदान मर जाता तो उतनी आंसू नहीं गिरती जितना उस घटना से। कहीं ना कहीं पारिवारिक हमला भी, जी है ना, बिल्कुल जो अभी चुनाव लड़े उसमें भी हम आर्थिक हमला भी होने लगा टोटल। लेकिन आप इतने हमलों के बावजूद, इतने परेशानी और मुसीबत के बावजूद न झुके, न डरे, बल्कि डटे रहे। चलिए, ये बहुत बहादुरी की बात है कि आपकी जिंदगी की कोई एक सच्ची घटना बताएं जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो। यानी आपको ऐसा लगा हो कि काश ये दौर, ये वक्त मेरी जिंदगी में बार बार आता रहे, ऐसी घटना। देखिए, जिंदगी में जब से हम होश संभाले तब से हम एक चीज तो हमेशा महसूस किए, कब तक आइएगा? 1 घंटा के बाद। अभी हम तो टिकट नहीं हमको मिल पाया और बिजनेस का तो खुशियां अलग होती है। जिंदगी में सबसे पहला जो लोग अभी AMIM के लिए टिकट लोग पहले बोल रहे थे, बिजनेस का खुशियां तो बहुत नुकसान, बहुत फायदा होते रहती है। लेकिन पॉलिटिकली 20 में भी मैंने प्रयास किया था कि हम पार्टी से टिकट ला के चुनाव लड़े, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन 25 में जाके हम तो नहीं लड़ पाए। आप मेरी अहलिया टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। पूरा नवादा बोल रहा था कि टिकट मिलता है, कोई पाए नहीं। लेकिन हम अपने धीमी गति चाल से हम उस सफर तक चले गए जो हमने हासिल भी किया और चुनाव भी लड़वाया और हासिल भी। कहीं ना कहीं अब आपको वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया पता लग गया कि टिकट किस तरह से लाना है। चलिए, इतना तो फायदा हुआ। ये आपके लिए खुशी का पल था। जैसे हुआ क्या ना, सबसे पहला टिकट लाने की प्रोसेस होती है। कोई लोग बोलते हैं कि हमको टिकट लाना है, तो सिर्फ पैसा और ताकत मायने नहीं रखता है, संगठन सबसे पहला मायने रखता है। तो हमने पत्नी को 1 साल पहले जिला अध्यक्ष बनाया AMIM का। जब जिला अध्यक्ष बनाया तो उसका पूरा प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और 20,000 सदस्यता काटना होता है एक विधानसभा में। 2 गाड़ी को मैंने ब्रांडिंग कराया और पूरे नवादा विधानसभा में बुरा के सदस्यता रसीद कटवाया और पूरे पंचायत अध्यक्ष तक मैंने पूरे, जब जिला अध्यक्ष बनवाया तो पूरे 14 प्रखंड का जिला प्रखंड अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 183 पंचायत है, पंचायत अध्यक्ष बनाया। बूथ अध्यक्ष तक मैंने नहीं पहुंचा, लेकिन पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचा और पूरे वो लिस्ट में अपने प्रदेश अध्यक्ष तरुण इमाम साहब को मैंने दिया और वहां से हमने टिकट लाने। आप ऐसे शख्स के मुखालिफ बन बैठे, आप ऐसे शख्स से मुखालिफ बन बैठे जो लोग कहते हैं कि पूरा नवादा में उनका तूती बोलता है, उसके नाम से कोई खड़ा होने की ताकत। आपसे आखिरी सवाल यह है, क्योंकि आप एक बहुत जल्दी सियासत में बहुत ज्यादा नाम कमाने वाले व्यक्ति हैं, आपके साथ बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको। आप उनके सामने जाके खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं कि मैं आपके एक मुखालिफ हूँ, हर चुनाव में आपके मुखालिफ इतना कुछ करने में, इतना साहस बनाने में आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, आपको जो कुछ सहना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे मतलब संदेश मांग रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अगर किसी ने किसी को परेशान कर रहा है या कोई व्यवसाय में कोई असफलता प्राप्त कर लिया है या शिक्षा में या कहीं भी, तो वो थक हार कर बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? पूरा नवादा नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि 99 बार टूटी चढ़ता है चढ़ने के लिए और गिरते रहता है, असफल होता है, लेकिन एक बार सफल होता है, उस प्रयास जारी रखनी चाहिए और हौसला कभी तोड़ना नहीं चाहिए। आंधिया तूफान आते रहे कि आपके अगल बगल से,
लेकिन आपके हौसले, आपकी चट्टानी ताकत बरकरार रखें और इंशाल्लाह कभी किसी चीज के लिए मायूस ना हो कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई हमारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, परीक्षा दे रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो कभी नीचे की तरफ नहीं देखें। जब भी देखें ऊपर देखें, ऊपर जब भी देखेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएंगे। चाहे बिजनेस हो, शिक्षा हो, किसी भी सेक्टर में, पॉलिटिकली हो, आप नीचे, जो नीचे जा रहे हैं उसके पीछे आप भागे ही नहीं, जो ऊपर जा रहे हैं उसकी ओर देखें कि उसके चलने की क्या शैली है। जैसे अगर कुछ सीखना है तो हमारे बहुत सा योद्धा, बहुत सा ताकतवर, जैसे आज हमारे अगल बगल के जो जिसको दशरथ मांझी लोग कहते हैं, आज अपने हौसला से पहाड़ को चीर कर दिया, क्योंकि उसकी एक पत्नी की मौत हो गई थी उस पहाड़ के दरमियान पानी लाने में। तो मैं कहना चाहता हूं, हौसले को सलाम मैं करना चाहता हूं बाबा दशरथ मांझी को कि एक पहाड़ की गलतियां की पहाड़ को तोड़ने, रद्दा करने पे मजबूर कर दिया। उस शख्स छेनी हथौड़ी लेके चल दिया और बाबा दशरथ मांझी ने पहाड़ को चीर के आज रोड बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे टॉक विद सद्दाम शो। आज हमारे गेस्ट थे जनाब समीम मंसूरी उर्फ कल्लू कवाली जी। कैसा लगा इनका वक्तव्य, कैसी लगी इनकी जिंदगी की कहानी, इनकी परेशानी, ये सब कुछ जो इन्होंने बताया, जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।